हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने सीरीज एलसीआर सर्किट देखा और सीरीज एलसीआर सर्किट से कंक्लूजन निकला कि जो सप्लाई वोल्टेज होता है और इंडिविजुअल कंपोनेंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। फेजर डायग्राम को समझे तो लास्ट क्लास का फेजर डायग्राम है ये, ठीक है। क्या किए थे फेजर डायग्राम में? सबसे पहले करंट को रेफरेंस लिए थे क्योंकि तीनों कंपोनेंट से क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, तो करंट को बना लिया सबसे पहले। फिर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा करंट के सेम फेज में होता है तो वीआर को बनाए। उसके बाद फिर इंडक्टर का वोल्टेज जो होता है करंट से 90 डिग्री, इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है और करंट में रिलेशन क्या होता है, करंट 90 डिग्री लैग दिखाना होता है। तो इंडक्टर का वोल्टेज इधर बनाएंगे तब तो करंट 90 डिग्री लैग दिखाएंगे। और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है और करंट में जो रिलेशन होता है करंट 90 डिग्री लीड होता है कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इधर दिखाएंगे तब तो करंट 90 डिग्री आगे दिखेगा। तो ऐसा हम लोग बना करके फिर क्या किए थे, एज्यूम किए थे कि एक्सएल ज़्यादा एक्सी से। अगर एक्सएल ज़्यादा होगा एक्सी से तो इसका मतलब वीएल भी ज़्यादा होगा वीसी से। तो वीएल का जो ये लेंथ बनाए ज़्यादा बनाए और वीसी का ये, और ये वीआर हो गया। अब बात करते हैं रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो नेट जो वोल्टेज होगा इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से वो तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है, एसी सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा। तो हम उसी चीज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या है, वीएल है वीसी, ये दो वेक्टर दिख रहा, फेजर वाले वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। तो वेक्टर दिख रहा तो वीएल है वीसी, वीएल और वीसी में अगर वीएल इधर है और वीसी इतना है तो वीएल में से वीसी हटा दे तो इतना बच जाएगा, उसको क्या बोल दिए, वीएल माइनस वीसी। और एक वेक्टर और या फेजर बोलो वीआर बचा हुआ है। तो दो वोल्ट वेक्टर अभी दिख रहा हमको। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, दोनों 90 डिग्री पे, तो एक पैरेललोग्राम लॉ से एक पैरेललोग्राम बना लिया और जो डायगोनल को मैच करेगा वही क्या बताएगा, रिजल्टेंट। तो ये ई आ गया। और लास्ट क्लास के डेरिवेशन से हम लोग देख चुके थे ई क्या होता है, अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। और जेड क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। और टेन फाई फेज वोल्टेज और करंट के बीच में फेज जो होता है वो एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। समझ गए? यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है। चल आज देखते हैं हम लोग एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है, एवरेज पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो बताओ एवरेज पावर इसमें कितना होगा। तो पावर एवरेज का जो फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का वो होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है उसका आरएमएस वैल्यू, सप्लाई करंट है उसका आरएमएस वैल्यू, और कॉस फाई क्या हो गया, फाई क्या है, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का फेज एंगल। उसका कॉस लेंगे तब जाके क्या मिलेगा, एवरेज पावर। हमको समझ में आया? तो ये फॉर्मूला डिराइव करना था, डेरिवेशन आता नहीं एग्जाम में, इसको हटाते हैं। बस रिजल्ट याद रखना है कि एवरेज पावर क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। बताओ डीसी सर्किट के केस में पढ़े होगे, डीसी सर्किट के केस में पढ़े होगे, पावर क्या फॉर्मूला पढ़े थे, वोल्टेज इंटू करंट पढ़े थे, ठीक है। और क्या पढ़े थे बताओ, और भी था, मेन तो यही फॉर्मूला था ना, आई स्क्वायर आर भी पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, वी स्क्वायर बाई आर भी पढ़े थे, ठीक है। ये पढ़े थे ना, मेन तो ये ना, इसी से ना फिर ओम्स लॉ को यूज करके ये भी और ये भी ले आए थे। तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ से एवरेज पावर कितना आ गया। एवरेज का बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर समय हर इंस्टेंट पे क्या होगा, वोल्टेज चेंज हो रहा, करंट चेंज हो रहा, तो हर इंस्टेंट पे पावर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जब चेंज हो रहा तो बात किसका करेंगे, एवरेज का। तो एवरेज का जो फॉर्मूला बन के आया था वो क्या था, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। समझ में आया, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, मतलब सप्लाई जो वोल्टेज है उसका आरएमएस वैल्यू, सोर्स जो करंट है उसका आरएमएस वैल्यू, और कॉस फाई क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है वो, ठीक है। तो एवरेज पावर ये होता है। तो एवरेज पावर को हम लोग, ये हो गया, इसको लिखते हैं एवरेज पावर, ये होता है अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, और ये इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। एवरेज पावर को ट्रू पावर के नाम से भी जाना जाता है, ट्रू पावर इसको। और क्या, ये तो वही है, अपरेंट पावर भी बोलते हैं, अपरेंट पावर, और ये क्या है, पावर फैक्टर। समझ गए क्या मीनिंग हम समझा रहे हैं अभी। अपरेंट वर्ड क्यों यूज किया जाता है, अपरेंट, अपरेंट का क्या मतलब होता है, और ट्रू का क्या मतलब होता है। ट्रू मतलब तो वास्तव,
ऑपरेंट मतलब दिखाई देने वाला, लगने वाला, समझ में आया, महसूस होने वाला, समझ में आया, रियल चीज़ नहीं। जैसे मान लो अपरेंट मतलब अपियर होने वाला, अपियर होने दिखाई देने वाला, समझ में आया। तो जो चीज़ दिखता है वो चीज़ रियल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्लास का जार था और यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, ऊपर से देख रहे हो पानी उनी नहीं भर रहे हैं, तो अभी क्या दिखाएगा, जो डेप्थ है वो कौन सा डेप्थ दिखाएगा, ट्रू डेप्थ, रियल में जो गहराई वो दिखाएगा। लेकिन जब पानी डाल दोगे तब रियल वाला गहराई दिखता है क्या? जब पानी भर देंगे, इसमें पानी फिल कर देंगे तो इसी का फोटो इमेज बन जाता है यहाँ पे, ये तो इमेज हो गया ना। और हम यहाँ से जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, ये इमेज दिखाई देता है। तो ये वाला जो डेप्थ हो गया सो अपियर होने वाला डेप्थ हो गया, और ये वाला जो डेप्थ हो गया सो एक्चुअल डेप्थ हो गया, समझ में आया ना। ये अपियर हो रहा, जो दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा, समझ में आया ना, समझ में आया। तो डीसी के केस में हम लोग पढ़ते हैं वोल्टेज इंटू करंट, है ना, सिर्फ वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो एसी के केस में भी बात है, यहाँ भी तो वोल्टेज इंटू करंट है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं अपरेंट पावर। ये लगता है कि पावर इतना पहुंच रहा है इसी में, लेकिन होता क्या, उसमें एक चीज़ मल्टीप्लाई होता है, तब जाके हमको क्या मिलता है, ट्रू पावर। ठीक है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होता है पावर के साथ उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फैक्टर। फैक्टर वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ देखो, अगर हमको लग रहा है कि एसी, क्योंकि एसी के केस में जान रहे हो सब चीज़ चेंज हो रहा होता है। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं 50, ठीक है, पावर एवरेज का बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया 50 और यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो एंगल बीच में आ जाता है ना वोल्टेज और करंट के बीच में, तो कॉस लेना है। तो कॉस लेना है तो बताओ कॉस का वैल्यू क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। अगर कॉस 0 से 90 तक जाए तो 0 डिग्री पे कितना होता है कॉस 1, मतलब कि ये वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाए तो पावर फैक्टर मतलब कॉस 0 होगा, तो कितना वैल्यू आएगा 1। 30 डिग्री पे चले जाएं तो √3/2 मतलब 0.866, ठीक है, क्या होता है कॉस का वैल्यू, जब यहाँ पे लिख रहे कॉस, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। बताओ 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है 1, 30 डिग्री पे √3/2, √3/2 का मतलब कितना 0.866, 45 डिग्री पे 1/√2, 1/√2 का मतलब होता है 0.707, 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2, सिर्फ cos 60 डिग्री में आता है 1/2, तो 1/2 का वैल्यू 0.5 और 90 पे 0। तो बताओ तो वैल्यू क्या हुआ, एंगल जैसे जैसे बढ़ता है तो वैल्यू क्या होते जाता है, घटते जाता है। मतलब कॉस में अगर एंगल कम रहेगा तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 और मिनिमम 0, 90 तक बात करें तो, ठीक है, 180 पे जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है एसी सर्किट में, होता है क्या कि यहाँ से पावर, हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या है, सप्लाई पावर जानना चाहते हो तो क्या होता है, अगर डीसी सर्किट होता तो क्या बोलते हैं, यहाँ का वोल्टेज इंटू यहाँ का करंट, बस यही बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखना पड़ता है कि वोल्टेज और करंट में कितना एंगल है। तो बताओ यहाँ पर क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगा, मैक्सिमम क्या मल्टीप्लाई हो सकता है 1, बाकी केस में क्या मल्टीप्लाई होगा 0.5, 0.8, ये सब मल्टीप्लाई होगा ना। तो मान लो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 0.8 मल्टीप्लाई कर दिए, तो बताओ क्या होगा, 8 5 जा 40, ठीक है, 2 0 और एक पॉइंट लग जाएगा तो कितना 40, समझ में आया, क्या आएगा 40, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल है ना, तो एंगल के होने की वजह से क्या होता है, वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। लग रहा है कि पावर 50 वाट है, क्योंकि लगेगा कि यहाँ से वोल्टेज इतना है करंट इतना है, तो लगेगा कि पावर 50 वाट गया है। लेकिन एक चीज़ और देखना है कि वोल्टेज और करंट तो सेम फेज में नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ मल्टीप्लाई, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलते हैं फैक्टर। तो ये फैक्टर है, कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई होकर क्या कर दे रहा, वैल्यू को कम कर दे रहा। तो ये जो मिला ना पावर, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। तो हमेशा लगता है अपरेंट पावर की ज़्यादा पावर पहुँच रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो नहीं होता। कब होगा अपरेंट पावर और ट्रू पावर इक्वल, जब पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब वो कौन सा केस में होता है पावर फैक्टर 1, जब एंगल 0। तो कौन सा केस में, सिर्फ इंडक्टर, सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ रजिस्टर, सिर्फ रजिस्टर के केस में क्या था, करंट और वोल्टेज सेम फेज में 0 डिग्री पे ना, तो उस केस में पावर क्या होगा, कंज्यूम होगा। समझ में आया, लिखो, इसको लिख लो। चलो अब देखो कुछ कुछ केस है। केस फर्स्ट, ठीक है, इफ only a resistor R is present
अगर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर प्रेजेंट होगा सर्किट में, ठीक है, तो उस केस में बताओ एवरेज पावर क्या होगा। तो पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है ना। फाई क्या है, फेज एंगल, किसके किसके बीच का, वोल्टेज और करंट के बीच में। फाई बता चुके, उधर लिखवा चुके हैं फेज एंगल, ठीक है, हर जगह लिखने का मीनिंग नहीं है कोई, ठीक है, फाई फेज एंगल है। तो बताओ जब रजिस्टर होता है तो रजिस्टर के केस में क्या था, फेजर डायग्राम याद है, करंट भी इधर ही था और वोल्टेज भी उधर ही था, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0। तो बताओ इस केस में बताओ, इसको क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं ना, ठीक है, ये पावर फैक्टर। तो बताओ फाई कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, ठीक है, सेम फेज में होता है ना, क्या होता है, ई एंड आई एंड ई आर इन सेम फेज, आई एंड ई आर इन सेम फेज, आई एंड ई आर इन सेम फेज, आई और ई किस में होता है, सेम फेज में होता है। तो बताओ ये फेज एंगल 0 है, पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर मतलब क्या, कॉस कितना डिग्री, 0। पावर फैक्टर को शॉर्ट में पी डॉट एफ लिखते हैं, स्मॉल पी स्मॉल एफ, ठीक है, तो कॉस 0, तो पावर फैक्टर कितना आएगा, 1। तो याद रखना कौन सा सर्किट का पावर फैक्टर 1 होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर होता है, समझ में आया। तो बताओ पावर फैक्टर अगर 1 आया तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, अब वो गया, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड देख लो, एक ही बार लिखना तुम लोग, ठीक है। केस 2, इफ ओनली सी इज प्रेजेंट, कैपेसिटर अगर प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ, तो बताओ सिर्फ और सिर्फ जब कैपेसिटर प्रेजेंट होता है तो बताओ उस केस में क्या होता है, कैसा बनाए थे फेजर डायग्राम, करंट इधर तो वोल्टेज इधर, बनाए थे वीसी, वीसी लिखो चाहे ई लिख दो, ठीक है, क्योंकि जब एक ही चीज़ था तो हम लोग सिर्फ ई से लिख रहे थे, ठीक है ना, तीनों चीज़ें था ना, वी सी वी आर वी एल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में बताओ करंट क्या था, 90 डिग्री पे था ना, 90 डिग्री लीड कर रहा था, तो इस केस में क्या था बताओ, फाई का जो वैल्यू था वो क्या था, 90 डिग्री, मतलब π/2, यानी आई जो है लीड कर रहा था, आई लीड्स ई, है ना, लीड कर रहा था। बताओ पावर फैक्टर इस केस में क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई ना, तो cos π/2, cos 90, तो cos 90 कितना होता है, 0, तो इस केस में पावर फैक्टर क्या आएगा, 0। तो बताओ एवरेज पावर क्या होगा, पावर एवरेज ई आर एम एस आई आर एम एस और cos 0, तो 0 ना, cos 90 मतलब 0, तो एवरेज पावर कितना होगा, 0। इसका क्या समझे, मतलब कि कैपेसिटर जो होता है पावर का लॉस नहीं करवाता है, एनर्जी को वो स्टोर करता है। रजिस्टर जो होता है वो लॉस करवाता है, किस फॉर्म में लॉस करवाता है, हीट के फॉर्म में। रजिस्टर जहाँ भी होगा, बल्ब देख लो, एसी फ्लो होगा, हीट निकलता है उससे, तो रजिस्टर है उसमें रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, समझ में आया। कैपेसिटर का हो गया। थर्ड केस, केस 3, इफ ओनली सी हो गया, आर हो गया, एल इज प्रेजेंट, इफ ओनली एल इज प्रेजेंट, इफ ओनली एल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर एल से प्रेजेंट होगा तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे मान लो करंट बना लिए आई और इधर मान लो वी बना लिए ई, तो कितना है इसमें, 90 डिग्री लैग करता हुआ दिखता है इंडक्टर के केस में, π/2, ठीक है। ई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है, तीनों रहता था ना, वी एल वी सी वी आर लिख रहे हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो बताओ फाई कितना, इसमें वही चीज होगा, फाई कितना, π/2, मतलब आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना, आई लैग्स ई, मतलब 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट से। तो पावर फैक्टर कितना होगा इसका भी, cos π/2, cos 90, तो कितना आ गया पावर फैक्टर, 0, तो इसका भी पावर फैक्टर 0, इसका भी पावर फैक्टर 0, तो जिसका भी पावर फैक्टर 0 आता है तो ये बतलाता है कि उस केस में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, समझ में आया ना। तो बताओ इस केस में क्या होगा, इसमें बताओ एवरेज पावर क्या हो जाएगा, पावर एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 0। तो इंडक्टर जो होता है एनर्जी अपना मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है और कैपेसिटर जो अपना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, समझ में आया। तो ये दोनों लॉस नहीं करवाता है, इसलिए एवरेज पावर क्या आया, 0, समझ गए। देखो एक चीज़ और देख लो, पावर फैक्टर जो होता है इसको एक और तरीके से कैलकुलेट, अगर एंगल नहीं पता है तब क्या होगा, जैसे मान लो
यहाँ पे tan फाई फाइंड करना चाह रहे हैं, एंगल नहीं पता है तो क्या करते हैं, tan थीटा क्या होता है, tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो लिखे थे लास्ट क्लास में ना VL माइनस VC बाई VR। VL की जगह IXL लिखे थे, VC की जगह IXC लिखे थे और VR की जगह IR लिखे थे। ऊपर से आई और नीचे से आई कैंसिल हुआ था तो XL माइनस XC बाहर आ गया था। उसी तरह देखो पावर फैक्टर को भी एक और तरीके से जाना जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर को क्या लिखा जाता है बताओ, कॉस फाई ना। तो कॉस फाई क्या लिखोगे बताओ, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बताओ क्या है, VR, देखो ध्यान से, बेस बाय हाइपोटेनस VR है ना, VR, और हाइपोटेनस क्या है, देखो यहाँ लिख दे रहे, VR बाय हाइपोटेनस क्या है, E। हो गया ये। बताओ VR की जगह क्या लिख सकते हो, VR की जगह क्या लिख सकते हैं, IR, और E की जगह क्या लिख सकते हैं, IZ। आई कट जाएगा तो cos फाई हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं पावर फैक्टर। अगर एंगल नहीं पता है तो क्या कर देंगे, R बाई Z, ठीक है। इस चीज़ को लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। समझ में आया, पावर फैक्टर एक और तरीके से निकाला जाता है R बाई Z, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो सर्किट के टोटल इम्पीडेंस से।